हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो जैसे कि बहुत दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं है ना, इस वीडियो के थ्रू। कम से कम 1.5-2 महीना हो गया ना, कोई लेक्चर नहीं आया था। दरअसल थोड़ा प्रॉब्लम्स वगैरह फंसी थी। प्रॉब्लम क्या, इधर उधर जाना था, थोड़ा काम वगैरह था, कहीं बाहर जाना था है ना, रिलेटिव्स के यहाँ, वो सब लोग भी देखना पड़ता है ना। चलो, तो जैसा कि लेक्चर हम लोग 2 ही चैप्टर पर कर चुके थे है ना, पहला और दूसरा। जनरली हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना, सूडो फोर्सेस के बारे में देखा था, और भी 2-3 चीज़ें देखी थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कब वैलिड होता है, कब नहीं होता है, ये सारी चीज़ें अपन लोग जनरली देख चुके थे। चलो, आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरली देखेंगे कि पार्टिकल और पॉइंट मास किसे कहते हैं है ना, डेफिनेशन देखेंगे और क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल देखेंगे। और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ मोशन है ना, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन। देखो पता सबको है, तुम डायरेक्ट बोल दोगे कि हाँ 1 डायमेंशन मोशन क्या है, पार्टिकल 1 डायमेंशन मूव कर रहा है, बस ऐसे नहीं, एग्जाम्पल देंगे और कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप के। देखो मोशन हम लोगों ने जनरली पढ़ लिया कि अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज कर रहा है तो हम बोल देते हैं भाई पार्टिकल क्या है, मोशन में। अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, इसकी टाइप्स ऑफ मोशन कि मोशन कितने प्रकार के हैं। अब भाई 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से। सबसे पहला 1 डायमेंशनल मोशन। भाई मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूँ, मैंने कहा सर काहिल है। 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। दूसरा क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। बचपन में पढ़ा होगा, बचपन क्या मतलब 9th में ही पढ़ा होगा है ना, टाइप ऑफ मोशन, उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और तीसरा है तुम्हारा 3 डायमेंशनल मोशन। अब 4th डायमेंशन की बात नहीं करते हैं जनरली है ना, हाइपोथेटिकल हो जाता है क्योंकि टाइम की एक्सिस आ जाती है चौथी, और टाइम पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ना आपका है ना हमारा है। चलो, तो देखो सबसे पहले उठाते हैं 1 डायमेंशनल मोशन को, कि 1 डायमेंशनल मोशन कहते किसे हैं। ठीक, देखो अगर कोई पार्टिकल, कोई भी, सबसे पहले बेसिक समझना है ना, फिर उसका एग्जांपल उठाते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी अगर किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी एक डायमेंशन, पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन, जो तुम बेसिक डेफिनेशन रखते हो, पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन। अगर कोई पार्टिकल 1 डायमेंशन मूव कर रहा है तो वी कैन टर्म एज दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ 1 डायमेंशनल मोशन। सिमिलरली अगर कोई 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, सेम चीज ये भी रहेगी इन 2 डायमेंशन, तो हम बोल देंगे पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशन। एंड सिमिलरली ये भी पूरा वही रहेगा, और बोल देंगे 3 डायमेंशन में मूव कर रही है तो 3 डायमेंशन। अब दरअसल इसका मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब समझना। आप भाई सिर्फ जनरली डेफिनेशन से बोल दोगे कि पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, बस टीचर मार्क्स दे देगा, तुमने समझा दिया, बच्चा समझ गया। नहीं, ऐसे नहीं समझना है, एक एक करके समझते। देखो कैसे। अब मान लो कि कोई भी पार्टिकल है, मैं बार बार पार्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट टॉपिक हमको यही पढ़ना है कि व्हाट इज पार्टिकल एंड व्हाट इज पॉइंट मास, है ना। तो इसके बाद अभी पढ़ेंगे, तो पहले पार्टिकल समझते हैं ना, सबसे बेसिक यूनिट किसी मैटर की। ठीक है, अभी बेसिक इतना ही जानो कि अगर कोई पार्टिकल अपनी, कह सकते हो, पोजीशन, पार्टिकल चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगा, तुम बोलोगे मोशन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और वही मोशन, जो पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन में होने लग जाए, प्लेन और स्पेस की बात नहीं हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होने लग जाए, तो तुम क्या बोलोगे कि पार्टिकल एक 1 डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। भाई पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया तो मोशन बोला, और वही पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है, यानी पार्टिकल ऐसे है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी कोई पार्टिकल है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सही है ना। या ये कोई पार्टिकल है, इसके जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, या जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लीनियरली वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा, सिर्फ ऐसा नहीं बोलोगे पार्टिकल मूविंग 1 डायमेंशन तो हाँ इट इज टर्म्ड एज 1 डायमेंशनल मोशन। बोलोगे क्या कि अ पार्टिकल चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से दैट अ पार्टिकल चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और वी कैन से दैट अ पार्टिकल चेंजिंग इट्स पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विथ विच वेरी लीनियरली वेरी कर रहा है। ऐसा नहीं होगा हाँ तुमने प्लेन की बात कर दी, भाई प्लेन की बात कर दोगे तो वो किस में आ जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन में आ जाएगा। प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो एक्स वाई एक्सिस होगी, वाई जेड होगी, जेड एक्स होगी। इतना क्लियर है, ठीक है।
तो डेफिनेशन में क्या बोलोगे, जनरली या तो पॉइंट पोजीशन वेक्टर की बात करोगे या कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जनरली क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ऐसे नहीं बोल देते हो कि बस डिस्प्लेसमेंट क्या है कि हाँ शॉर्टेस्ट और इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच की डिफरेंस है या सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी लेंथ को कवर करने के लिए, नहीं, जनरली दैट इज टर्म टू बी एज द डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगला वीडियो आएगा तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि हाँ कैसे क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है और क्या क्या रिलेशन है उनके बीच। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो बात होगी पार्टिकल की, ये इसमें से कुछ चीज़ें नोट कर लेना, जैसे ये पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट और ये लीनियरली वेरी करते हैं। ठीक है, चलो मैं भी ये मिटा रहा हूँ, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में इसको देखेंगे। ठीक है, आराम से। चलो अब देखो एग्जाम्पल की बात करें, सबसे जरूरी तो एग्जाम्पल ही समझना। एग्जाम्पल में मान लो जैसे कोई कार है, ठीक, पहले लैंग्वेज लिख देते हैं कि मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। किसी भी कार की मोशन ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब अज्यूम करो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये कार है, बेटा ड्राइंग करना जाना, थोड़ी गंदी सी ड्राइंग है ना, ये क्या है, एक कार है ना, खिड़की बना दी। चल अब ये जो कार है वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, यानी विद वेलोसिटी कुछ है, अगर भाई रेड से स्टार्ट किया तो वेलोसिटी 0 होगी और कुछ वेलोसिटी v से ये मूव कर रही है। जाहिर सी बात है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, अगर चेंज किया चलो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बार बार चेंज हो रही है, तो मैंने कहा कि बॉडी में चलो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फॉर एग्जांपल ये t इक्वल टू 0 सेकंड से स्टार्ट की इस, और अगर मान लेते हैं कोऑर्डिनेट इसके थे x1, y1, ऐसे मान है ना भाई, किसी पॉइंट पे रखा है, उस पॉइंट को मैंने x2, x1, y1 बोल दिया, क्या 2, 3, 4, 5, 6 कहीं भी रखा है। ठीक है, अब बाय पासिंग टाइम, भाई जाहिर सी बात है टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो पास होता रहेगा, तो मैंने बोल दिया टाइम t इक्वल टू t सेकंड पे यही जो कार थी वो कुछ यहां पहुंच गई, ये तो जाहिर सी बात है इसने कुछ लेंथ कवर की होगी भाई, x मीटर मैंने बोल दिया कवर की। कहने का सेंस क्या है कि इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स थे, पहली बात तो इसका पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ। यहाँ पे मान लो पोजीशन वेक्टर, अगर मान लो ऐसे कोई पोजीशन है और ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पॉइंट है ए बी, और मान लो ये जो लेंथ थी वो ये है, कार यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो अगर इसको ओरिजिन से कनेक्ट करोगे, ठीक, तो अगर ये r1 वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर r1 है, ये r2 वेक्टर है, ठीक, ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर r वो डिफाइन करेगा ना कि इसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में कहां से कहां चेंज हो रही है, पॉइंट ए से बी में चेंज हो रही है, तो आरबी माइनस आर ए, वेक्टर आरबी माइनस आर ए तुम्हारा नेट पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस देगा, वही चीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बाय पासिंग टाइम देखो चेंज होगा। यहाँ पे x1, y1 था, अब यहाँ पे मान लो मैंने x1 डैश, y1 डैश हो गया, तो x1 से x1 डैश एंड y1 से y1 डैश, और यही जो टेंडेंसी है इस x1, y1 चेंज होने की, किसमें, x1 डैश, y1 डैश विद पासिंग टाइम, यहां लिख लेना, मैं लिख देता हूं बाय पासिंग टाइम, क्योंकि टाइम तो पास होता रहेगा भाई, टाइम बीतता रहेगा, ठीक। और यही डिफाइन करेगा कि हाँ भाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा बाय पासिंग टाइम चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि हो एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो मैंने बोल दिया स्ट्रेट लाइन में मोशन और पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एक 1 डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। और इसे तो थोड़ा बुद्धि लगा लो अपनी, तो अगर प्लेन में मूव कर रहा है तो 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे, अगर एक कोई पार्टिकल स्पेस में है, अगर कोई पतंग उड़ाते हो तो वो ऐसे कंसीडर कर, अभी एग्जांपल देते हैं, ठीक है, उसको समझने के लिए। इतना नोट हो गया, समझ में आया, तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, कि मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। इसको नोट कर लो जितना नोट करना है इसमें से, इसको मिटा दे फिर। चल एक एग्जांपल और देख लो, यही लिख देता हूं मैं कि मोशन ऑफ अ बॉडी और एनी पार्टिकल अंडर ग्रेविटी, और इसी को तुम एक छोटा शब्द क्या कहते हो, फ्री फॉल कंडीशन या फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग कंडीशन क्या होती है, अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो फ्रीली फॉलिंग कंडीशन जनरली क्या रहेगी, जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस के नियरली फॉल होगी किसी भी पर्टिकुलर हाइट h से, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि h इज मच लेस देन r। ऐसे नहीं कि अब मान लो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, तो तुमने मान लो 7000 किलोमीटर तुम ऊपर फेंक रहे हो, तुम बोल दोगे कंडीशन फ्री फॉल है, नहीं। जो कंडीशन क्या होल्ड करनी चाहिए कि जिस हाइट से तुम बॉडी को या किसी भी बॉल पार्टिकल को तुम फेंक रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो नियर द अर्थ सरफेस, दैट शुड बी लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन दैट कंडीशन इज टर्म्ड टू बी एज फ्रीली फॉलिंग कंडीशन।
क्लियर है? तो ऐसे एग्जांपल इसको भी कंसीडर कर सकते हो कि हाँ मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर फ्री फॉलिंग कंडीशन, क्योंकि उसमें भी क्या होगा कि मान लो ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन में पार्टिकल की कोऑर्डिनेट्स y1 y2 है और ड्रॉप होने के बाद अर्थ की सरफेस पे आके x1 डैश y1 डैश बन गए। तो विद पासिंग टाइम देखो कोऑर्डिनेट चेंज हुए, कोऑर्डिनेट चेंज हुए, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल या बॉडी क्या कर रही है, वन डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर रही है। क्लियर दोनों एग्जांपल से? चलो इसको नोट कर लो। नोट हो गया? चलो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई टू डायमेंशन की। तो इसी तरीके से टू डायमेंशन के थोड़ा देख लेंगे कि प्लेन में मूव कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। दूसरी हेडिंग डाल लो, टू डायमेंशनल मोशन। वैसे कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं है जो वन डायमेंशन टू डायमेंशन टाइप में, लेकिन समझा दिए बच्चे, बस यही एक डेफिनेशन एक रट के बैठ जाते हैं कि पार्टिकल अगर उसमें मूव कर रहा है वन डायमेंशन तो वन डायमेंशन मोशन, पार्टिकल चेंजेस या पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन। ठीक, प्लेन की बात करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन में क्या था, स्ट्रेट लाइन थी, यानी एक कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। अब जब टू डायमेंशन मोशन की बात करोगे तो सेंस क्या है कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन का मतलब क्या है, दो एक्सिस की बात हो रही है, या तो तुम्हारी एक्स वाई एक्सिस होगी, ठीक, या तो तुम्हारी वाई जेड एक्सिस होगी, या एस वाई जेड को ऐसे बना लो, इसी में बना देता हूँ, क्यों फालतू अलग अलग बना, ये या तो इस प्लेन की बात होगी, अरे दादा ये प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, ये क्या एक्स वाई प्लेन, या तो एक्स जेड प्लेन की बात होगी, परपेंडिकुलर है दोनों, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये क्या है एक्स जेड प्लेन, या तो इस प्लेन की बात हो रही होगी वाई जेड प्लेन। यानी अगर कोई पार्टिकल, कोई मोशन, कोई भी वेरिएशन, क्या हुआ, अरे ये कहते नहीं कि आवाज अगल बगल से डिस्टर्बेंस बहुत है, ऐसे आप लोग भी पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस आता होगा ना, काम बोल दी मम्मी बुला लो, पापा पीछे से आवाज, भाई छिनिया रहा है, कुत्ता भौंक रहा, सब्जी बेचने वाला आ रहा, तो डिस्टर्बेंस हर जगह है ना, कोई ना, इग्नोरेंस करते हुए आगे बढ़ते पढ़ते चलो। चलो तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो तीनों अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ है, चाहे यहाँ कंसिडर कर लो, चाहे यहाँ किसी भी प्लेन में कंसिडर कर लो, तो अगर उस पार्टिकल की मोशन किसी पर्टिकुलर प्लेन में हो रही है, ये वर्ड याद रखना, प्लेन में, ये सिर्फ नहीं बोल देना कोई तुमसे टू डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन पूछे तो बस इतना बोल के आओ, बक के चले आओ कि पार्टिकल मूविंग इन टू डायमेंशन मोशन, या पार्टिकल मूविंग या चेंजिंग इस पोजिशन इन टू डायमेंशन इज टर्म टू बी एज दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग टू डायमेंशनल मोशन। नहीं, कहने का मतलब क्या है कि सिंपल पहले बोलो कि पार्टिकल मूविंग इन प्लेन, और वी कैन से दैट पार्टिकल की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी पार्टिकल के दो कोऑर्डिनेट्स बाय पासिंग टाइम चेंज होंगे, ठीक। और एक बहुत ग्राफ भी बनता है, टिपिकल सा ग्राफ होता है, ज्यादा उसमें नहीं बुद्धि लगाने की, एक पार्टिकल है ना, यहाँ पे एक प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन बन जाती है, यहाँ से अगर मान लो ये एक्स वाई प्लेन में जा सकता है, यहाँ से एक्स जेड में जा सकता है, ये एक्स वाई में, इसकी भी पोजीशन यहाँ से ज्वाइन होती है, ये इस पे वाई एक्सिस पे कट करता है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उतना नहीं समझना है, यह आता है आईसीएसई बोर्ड की बुक में मेरे ख्याल से दिया है पहले चैप्टर में, जो तुम्हारा मोशन इन वन डायमेंशन, इतना नहीं समझना है, जितना अपने को समझना है, इतना काम हो जाए उतना समझो, ठीक। तो दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे बाय पासिंग टाइम, कोई भी पार्टिकल उसके दो कोऑर्डिनेट्स, यानी अगर मान लो सेम वही कार वाला एग्जांपल ले लो, कोई ऐसे पार्टिकल मैंने बोल दिया पॉइंट ए पे है, उसको पॉइंट बी पे जाना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स उसके x1, y1 है, ठीक। और जाहिर सी बात है भाई, ये कोई मान लो यहाँ अगर पार्टिकल है तो मीन्स क्या, यहाँ से x होगा, यहाँ से y होगा, और इसी प्लेन में चेंज करके यहाँ पे कुछ x डैश और y डैश पे गया होगा, ठीक, दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ चेंज हो गए। तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक गया तो ये क्या बन गया, x डैश y डैश। क्लियर है? ठीक है। अब इसके अगर कुछ एग्जांपल लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि जैसे हाँ, मोशन ऑफ अ कार इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, कार बोलो, बाइक बोलो, वो देखा है डेथ सर्कल, देखा मेले वेले में गए घूमने तो ऐसे एक बाइकर होता है ना, एक डेथ सर्कल होता है, उसमें से बाइक नचाता रहता है, तो वो मोशन कंसीडर कर सकते हो कि मोशन ऑफ अ कार इन अ सर्कुलर पाथ। भाई ये सर्कुलर पाथ है, इसमें कभी कार भी नाचती है, बाइक वाले भी नाचाते हैं, कार वाले भी नचाते हैं, दोनों ही रहता है सर्कस में, ठीक है। तो उस मोशन को तुम कंसीडर कर सकते हो, वहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। रीजन क्या, जैसे मान लो
ये तुमने कोई सर्कल अज्यूम किया, ठीक, ऑफ रेडियस r। अब इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा क्योंकि टेंजेंशियल रहेगी वेलोसिटी, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो चेंज होता रहेगा, ठीक। रेडियस तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी। और अगर यही जो सर्कल तुम्हारा है वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, इसको किसी प्लेन में मान लो, अब लो ये प्लेन में आ गया, ये y ये x, तो इसका सेंटर इसके रिस्पेक्ट में यहां से मान लो ये r था, ये मैंने r डैश बोल दिया, तो अब टोटल डिस्टेंस r डैश प्लस r बन गई। और यही इसका रेडियस सेंटर, यहाँ पे मान लो x कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट था, और इसका सेंटर बन गया अब x, y। अब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, अगर इसका तुम ग्राफ बनाने बैठोगे तो अगर मैं ऐसे बोल दूं यहाँ कोई पार्टिकल है ए बी और ये कुछ मोशन कवर कर रहा है, ठीक, मैं तो बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी आगे और डिस्कस करना है, ठीक, 0, तो यहाँ भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे, जो वेक्टर निकालोगे पोजीशन वेक्टर का चेंज, उसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे ना, यानी x, y2 टेंड्स टू चेंज फ्रॉम x डैश टू y डैश, तो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। मोशन वन डायमेंशन मोशन में क्या था, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, x था, x टू x डैश हो गया, y टू y डैश मान लो। क्लियर है? तो पहला एग्जांपल ये मान सकते हो, मोशन ऑफ अ कार इन सर्कुलर पाथ। दूसरा एग्जांपल एक और मान लो, इसको मिटा दूं, ये नोट ही कर लिया होगा। दूसरा मान लो एग्जांपल, मोशन ऑफ अ बिलियर्ड बॉल। बिलियर्ड बॉल, किसने ने बिलियर्ड खेला है? मोशन ऑफ अ बिलियर्ड बॉल, गेम खेले ना, 8 बॉल पूल करके आता है फोन में, गेम तो बहुत खेलते हैं, पढ़ाई नहीं होती, गेम बहुत खेला जाता है, वही गेम, उसी में जो वो बॉल है जो उसको मारते हो, हिट करते हो उस स्टिक से, है ना, बिलियर्ड स्टिक से, वो जो बॉल है, जैसे तुमने मान लो एक साइड से इस पर फोर्स लगाया, तुमने एक साइड से फोर्स लगाया, इसने अपने पोजीशन चेंज करना चालू की बाय पासिंग टाइम x, y, क्योंकि जो तुम्हारा बिलियर्ड का बोर्ड होता है, बिलियर्ड बोर्ड जिस पे ये 8 बॉल पूल खेलते हो तुम, जो बिलियर्ड बॉल राउंड हो रही है, तो ये किसी एक प्लेन है ना, देखो अगर इसको ऐसे कंसिडर करो, ये x प्लेन है, ये y प्लेन है, तो बॉल अपनी पोजीशन एक बाय पासिंग टाइम, मान लो यहाँ से तुमने हिट किया उस बिलियर्ड स्टिक से, यहाँ पहुँच गई, तो इसने अपना x, y एक्सिस x डैश टू y डैश चेंज किया ना, यहाँ पे 2,5 था, यहाँ 3,6 हो गया फॉर एग्जांपल। अगर ये x y प्लेन ना मान के तुम x z प्लेन मान रहे हो, तो ये x, z हो गया, ये x डैश, z डैश हो गया। अब इतना कॉमन सेंस है, अगर जो प्लेन ले रहे हो वही कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे x, y है, प्लेन y z है तो y, z है तुम्हारे ऊपर। क्लियर है? ठीक, तो मोशन ऑफ अ बिलियर्ड बॉल तुम्हें कंसिडर कर सकते हो एग्जांपल, और मोशन ऑफ अ कार इन अ सर्कुलर पाथ, या मोशन ऑफ अ बाइक मान लो, बॉडी मान लो, बॉल जो मान लो, जो तो मैंने कार लिख दिया समझने के लिए, और दूसरा एग्जांपल ये, ठीक, ये हो गया मोशन इन 2 डायमेंशन। ये पार्टिकल जब किसी एक प्लेन में मूव कर रहा है, देखो प्लेन में मूव कर रहा है। क्लियर है? चलो इसको भी नोट कर लो, फिर 3 डायमेंशनल मोशन में चलते हैं। हो गया नोट? चल देखो, हो सकता है बेटा लेक्चर आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि अभी बीच में हम लोग को काम भी और भी काम होते हैं ना, कि ऐसे नहीं कि बस लेक्चर ही दिन में बनाने बैठ गए, लेक्चर ही बनाते रह गए, और भी काम है, तो थोड़ा हो सकता है 2-2 3-3 गैप के पे आई वीडियो हो सकती है, रेगुलर भी आ जाए, हो सकता है पर वीक आए, डिपेंड करता है ना, कि अगर मान लो 1-1.5 घंटे का लेक्चर है तो उसको बनाने में, उसको काम करने में टाइम लगता है, हो सकता है उसमें 4-5 दिन लग जाए, और मान लो 10-15 मिनट का शॉर्ट कोई वीडियो तो हो सकता है 2 दिन में आ जाए, 1 दिन में आ जाए, तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा कि हाँ इसी दिन वीडियो आएगी, फिर सब बच्चे को ऑफेंड हो जाएंगे कमेंट में कि सर बोले हो, भेज नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, सब होगा। चलो तीसरा मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। यानी मोशन ऑफ अ पार्टिकल, यानी पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस। स्पेस जगह वाली स्पेस नहीं, वो 3D वाली स्पेस। स्पेस मतलब एक्स वाई जेड कॉमा, यानी ये जो एयर है, अगर मान लो ये मार्कर ऐसे हवा में है, तो मीन्स दिस मार्कर इज इन अ स्पेस। ये कि स्पेस में, स्पेस ही तो है जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई भी है, जेड भी है, मान लो टाइम एक्सिस भी, अगर तुम हाइपोथेटिकली एज्यूम करो टाइम एक्सिस भी होगी, चौथी एक्सिस, तो किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट या मूविंग इन अ स्पेस, स्पेस में मूव कर रहा, मीन्स 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। भाई खुद सोचो, जब स्ट्रेट लाइन मोशन था, 1 डायमेंशन मोशन था, तो पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ठीक। जब पार्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करने लगा, तो प्लेन में कह रहे हो कि हमने कहा कि प्लेन में मूव कर रहा है, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो सिमिलरली जब 3 डायमेंशनल मोशन की बात करोगे और पार्टिकल स्पेस में मूव करो, तो 3 कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होंगे, क्योंकि 3 एक्सिस की बात करोगे। तो एक्स वाई जेड, जेड ये एक्स ये वाई, यानी ऐसे करो कि ये देखो, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड, तो पार्टिकल कहीं यहां रखा हुआ, ऐसे ऐसे यहां इस जगह रखा हुआ है कहीं,
समझ रहे हो, ऐसे कहीं पार्टिकल यहाँ रखा है, यानी यहाँ कहीं रखा होगा, ऐसे एज्यूम कर लेना इसे। तो यानी ये इससे, एक सेकेंड इसको स्टेट बना दूँ ऐसे, यानी एक्स कोऑर्डिनेट से कुछ इंटरसेप्ट बना रहा होगा, वाई से भी, एज वेल एज अगर इस पॉइंट से मैं जेड मानूँ तो जेड से भी कुछ बना रहा होगा, ठीक। यानी अब ये पार्टिकल जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड थे, ये अब मोशन करने लग गया स्पेस में। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर इसका मानोगे तो मार्कर कहाँ है एग्जांपल से समझाते हैं कि मोशन या हाँ मोशन ऑफ अ फ्लाइंग काइट, जब पतंग उड़ाते हो कैसे उड़ाते हो सर, ऐसे बांधते कन्ना बांधते हैं, धागा उड़ा के शर सर उड़ाते हैं, घसीटा मारते हैं, वैसे नहीं। एक इमेजिन करो कि हाँ हवा में पतंग उड़ रही है, यानी मान लो मैं यहाँ हूँ, ये गुल्लू है, गुल्लू उड़ा गया, गुल्लू है, ठीक, ये पतंग उड़ा रहा है, ठीक, इसकी रस्सी मैंने इसके हाथ में बांध, ये पतंग उड़ा रहा है। अभी जो हवा में पतंग उड़ रही है ये स्पेस में, यानी ऐसे हवा में उड़ रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन पर रगड़ ले रहे हो पतंग को, ज़मीन पे पतंग रखी हो, पतंग घसीटे ले रहे हो, तो ये तो प्लेन हो गया ना, तुम तो ज़मीन पे मूव करवा रहे हो पतंग, पतंग हवा में उड़ती है ज़मीन पे नहीं। तो पतंग जब हवा में उड़ा रहे हो तो मीन्स क्या, ये कि स्पेस में मूव कर रही है। दिस काइट कैन गो एनीवेयर, हवा में तुम जिस तरह से डायरेक्शन दोगे उस डायरेक्शन मूव करेगी, और इसके पास ये टेंडेंसी है कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये काइट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हाँ ये बस हवा में है तो मैंने खींचा तो ये इसी साइड जाएगी, कभी इधर जा ही नहीं सकती। भाई एयर का फ्लो है इधर भी चली जाएगी, एयर का फ्लो है इधर भी चली जाएगी। तो मीन्स दिस काइट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी बाउंड्री, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डायरेक्शन इज नॉट बाउंडेड, बाउंडेड नहीं है इसका डायरेक्शन, और भाई किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो मीन्स क्या, एक्स में भी मूव करेगी, वाई में भी मूव कर सकती है, एक्स वाई के बीच में मूव कर सकती है, वाई जेड के बीच में मूव कर सकती है, एक्स जेड के बीच में मूव कर सकती है, कहीं भी कर सकती है। ऑन दी एक्सिस भी करेगी, सिंगल एक्सिस पे भी कर सकती है, मान लो एक ही इसमें कर रही है, किसी प्लेन के बीच में भी करेगी, या गोल गोल घूमेगी, स्पेस में ही मूव कर रही है। तो कहने का सेंस क्या है कि एक 3 डायमेंशनल मोशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि किसी भी पार्टिकल की जो मोशन हो रही है, तो जब उसका कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे तो ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी कि उसका एक कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकता है, एज वेल एज तीनों भी हो सकता है। यानी 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर वी कैन कंसिडर बोथ मोशंस 2D एज वेल एज 1D। अगर पार्टिकल मान लो एक ही एक्सिस से मूव करने लगा तो तुम तो बोल दोगे सर ये तो एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करा, तो यानी ये स्ट्रेट लाइन है, ये 1D मोशन हो गया। तो वन डायमेंशनल मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज 3 डायमेंशनल मोशन, बट इन सम केस ऐसा नहीं कि हाँ बस तुम ऐसे बोल दो कि ये हवा में है तो एक डायरेक्शन चेंज करो, तुमने इसको 1D मान लिया। अरे भाई ये स्पेस में भी मूव कर रहा है, ऐसे समझो ना, ये पार्टिकल है तो ये तीनों एक्सिस के बीच में तीनों से एक कोऑर्डिनेट बना रहा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों है, और मोशन करने के बाद मान लो ये पार्टिकल यहाँ आ गया, अब इसने कुछ एक्स एक्सिस से कुछ और बना लिया, वाई से कुछ और है और जेड से कुछ और है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश। तो तीनों के 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, देखो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टू एक्स डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश। अब मान लो जैसे कुछ मान लो नंबर यार 2 3 5, ये हो गया 7 9 11 कुछ मान लो। तो कोऑर्डिनेट चेंज मींस पोजीशन वेक्टर चेंज, डिस्प्लेसमेंट आया, वेलोसिटी चेंज हुई, और कैसी चेंज हुई, तीनों कोऑर्डिनेट के साथ चेंज हुई। तो इसलिए हमने क्या बोला, पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस। 3D के लिए ये वर्ड याद रखना, तो अब वर्ड भी ऐसे याद कर लो यार, किसके लिए क्या याद रखना है। तो 1 डायमेंशनल मोशन है तो इसके लिए क्या बोला था, स्ट्रेट लाइन यानी एसएल। 2 डायमेंशनल मोशन है तो प्लेन याद कर लो कि प्लेन में मोशन होगा, और 3 डायमेंशनल मोशन तो कैसा होगा, स्पेस में होगा। SPS याद कर लो, SPS स्ट्रेट लाइन, प्लेन और स्पेस। क्लियर है, बहुत बेसिक है, ऐसे कोई बहुत बड़ा वो टॉपिक नहीं है कि टाइप ऑफ मोशन ही डिस्क्राइब किया। मैंने कहा पहले बेसिक बेसिक स्टार्ट करें, धीरे धीरे अभी देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है, स्पीड वेलोसिटी देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन है तुम्हारा, वेरिएशंस ऑफ ग्राफ्स है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन है, फ्रीली फॉलिंग करना, अभी बहुत कुछ बचा है चैप्टर में ना। इक्वेशंस भी देखनी है, डेरिवेशन भी कराना है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, अपन 4 पढ़ाएगा, बोलो तो 5 पढ़ा देगा, 5 भी होती है ना, ऐसे वो होती नहीं है, सो बस कहते हैं कि u + v/2 × t, कहते नहीं, वो हो जाती है, निकल जाती है। तो 4 इक्वेशन है, चारों का हम लोग एल्जेब्रिक मेथड भी देखेंगे, ग्राफिकल भी देखेंगे, कैलकुलस भी देखेंगे। हाँ बस ये कंसिडर है कि बशर्ते जो तुम्हारी 4th इक्वेशन है Sn = u प्लस का a/2 2n-1, इसकी डेरिवेशन सिर्फ अपन कैलकुलस मेथड से करेंगे, क्योंकि इसका ग्राफिकल मेथड और इसका एल्जेब्रिक मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है और तुम्हारे काम का भी नहीं है। जो काम का नहीं काहे पढ़ोगे, बेवकूफ़ हो क्या, उतना पढ़ो ना जितने से काम बन जाए। पढ़ने को तो फिर बहुत कुछ है, सब बंद करो, पढ़ने बैठो, उठाओ बिजन स्टैंडर्ड बुक, पढ़ते रहो, जीवन बीत जाएगा पढ़ते पढ़ते, खत्म नहीं होगा। उतना पढ़ो जितना काम का। तो ये वाले भी पढ़ेंगे ना, ऐसो कैलकुलस से कराएंगे। चल, तो अभी चैप्टर में बहुत कुछ बचा है, धीरे धीरे करके वो कंप्लीट करेंगे। तो 3 डायमेंशन समझाया, क्लियर है। चल अब देखते हैं पॉइंट मास और पार्टिकल की बात करते हैं। पार्टिकल और पॉइंट मास होता है, इसको नोट रब कर दें।
बेटा सुनाई दे रहा है 1313? अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, वैसे मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगा अगर हट गया तो, है ना, और नहीं हटा तो आवाज़ आ रही होगी 1313। एक सच बताऊँ, ये कुछ टीचर होते हैं पढ़ाते कम है, डांटते ज़्यादा हैं, ये उन टीचरों में से। जैसे हम लोग जनरली जहाँ रहते हैं वहाँ एक पीछे बच्ची रहती है, तो उसको पढ़ाने भी टीचर आते हैं, तो वो आएंगे ना, पढ़ाते कम, चिल्लाते ज़्यादा, आते ही बैठ जाओ, कॉपी निकालो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। ऐसे नहीं होती पढ़ाई। बच्चा डर जाएगा तो पढ़ेगा क्या? देखो बच्चे दो ही कंडीशन पढ़ते हैं, तुम लोग बड़े हो, तुम लोग समझते होगे, या तो खुद के मन से पढ़ें या तो पढ़ भी ना करें। डर वाला सिस्टम ही नहीं होता। डर से पढ़ोगे तो कभी तुम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं जगा पाओगे पढ़ाई में, तो कद्दू नहीं समझ आएगा तुम्हें। तो वैसी पढ़ाई नहीं होती, अपने इंटरेस्ट से पढ़ो, पढ़ना है तो। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक का मार्कर रेड वाला कहाँ गया? ये चल नेक्स्ट टॉपिक लगाओ जरा। पार्टिकल, ये केमिस्ट्री टॉपिक है वैसे पार्टिकल वाला, लेकिन ज़रूरी है, मैंने समझा देना इसी में। पार्टिकल एंड पॉइंट मास, बेसिक से यही नहीं आता को, क्या अभी मैकेनिक्स पढ़ेंगे, क्या हम लोग क्या एक वीडियो बनाएंगे, क्या सॉल्व करेंगे, तो समझ ही नहीं आएगा ना। चल ब्लू 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 मार्कर। चल देखो, पार्टिकल और पॉइंट मास, सबसे पहले जानते हैं पार्टिकल क्या है। पार्टिकल क्या, तुम ऐसे बोल दोगे पार्टिकल, पहले जब आई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी, उसके पहले पार्टिकल कंसीडर किया जाता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। उसके बाद बोला एटम है, फिर बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो पार्टिकल को तुम ऐसे एज्यूम कर सकते हो, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर, यानी कि जो पार्टिकल है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट part of a matter which has a zero dimension, a smallest part of a matter which having zero dimension, जैसे माना, जैसे अंग्रेजी जैसे शब्दानुसार जैसे लिख पाओ, which has zero dimension। अब बोलोगे सर पार्टिकल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का और जीरो डायमेंशन है। अब जब डायमेंशन ही जीरो, तो बोलोगे सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्योंकि किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए किसी ना किसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना। तुम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन हो रहा है, पोजीशन किसी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में डिफाइन। अब पार्टिकल बोलो जीरो डायमेंशन है, जब डायमेंशन ही जीरो है, ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ना विथ है, ना कुछ थिकनेस है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो याद रखना, जो पार्टिकल होगा यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा मैटर का, दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास एंड पोजीशन। टोटल कंप्लीट डेफिनेशन क्या बोलोगे कि पार्टिकल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर विच हैव जीरो डायमेंशन या हैविंग जीरो डायमेंशन एंड विच कैन बी डिफाइंड बाय इट्स मास एंड पोजीशन, जो कि अपनी पोजीशन और मास के थ्रू या मास के रेफरेंस या पोजीशन के रेफरेंस में डिफाइन कर दी जाए। पार्टिकल को उसके मास और पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे। क्लियर है? क्योंकि डायमेंशन तो जीरो है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट डिस्टेंस डिस्प्ले, इसके ऊपर तो हम इसको रेफरेंस को इसको मान ही नहीं सकते, डिस्क्राइब कर ही नहीं पाओगे, डिफाइन कर ही नहीं पाओगे। हमने रेफरेंस क्या लिया? मास एंड पोजीशन। तो पोजीशन की बात आएगी तो जाहिर सी बात है पोजीशन वेक्टर भी बात आएगी, चेंज भी बात देखेंगे। तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन बनती है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर विच हैज जीरो डायमेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये भूल जाते हैं जीरो डायमेंशन बोलना। एंड विच कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑन द रेफरेंस ऑफ इट्स मास एंड पोजीशन। कितना इसको नोट कर लो, बहुत बेसिक है। नोट या अगला हल्का सा कॉपी में अगर कहीं लिख रहे होगे तो नोट बना के साइड में लिख लेना, ठीक है? चल नेक्स्ट देखो, एक सेकंड पानी हो जाए। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर विच हैज जीरो डायमेंशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट मास। बहुत जगह सुना होगा ना कि पॉइंट मास फिजिक्स में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी बहुत लाइनें दिखी हैं पॉइंट मास। कभी सोचा क्या है पॉइंट मास? बस यही अज्यूम कर लो, पॉइंट मास मतलब जिस ऐसा चीज़ या ऐसी पार्टिकल ऐसी बॉडी जिसका बहुत छोटा मास हो, बहुत नेग्लिजिबल मास हो, या मास कहीं भी हो भी ना करे। नहीं सोचा? थोड़ा सा गलत सोचा। सही क्या है कि पॉइंट मास को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इफ द साइज ऑफ पार्टिकल, और जाहिर सी बात है पार्टिकल का सबसे मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, मैटर से मिलकर अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, उससे पूरी बॉडी बनेगी। हम सबसे बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं। इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल बात की तो जाहिर सी बात है किसी से कंपैरिजन करेंगे, किसी के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगी। तो इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन टू
कंपैरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन, then we can consider that particle to be as the point mass. एग्जाम्पल्स अभी और समझूंगा, पर इसी समझ लो कि इफ द किसी भी पार्टिकल का अगर जो साइज है वो उसके रेंज ऑफ मोशन से बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, यानी उसका मान लो, अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाँ चलो एग्जांपल ले लो कि अगर मान लो हमारा सोलर सिस्टम, सबसे बेसिक एग्जांपल जो प्लेनेटरी मोशन होता है, मान लो ये सन है, ये है सन, सूरज, और प्लैनेट्स क्या है इसका अराउंड प्लेनेटरी मोशन कर रहे हैं, प्लेनेटरी मोशन कर रहे हैं। तो जो ये सन के अराउंड ये प्लैनेट्स प्लेनेटरी मोशन कर रहे हैं, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, अर्थ सन के बीच में कितनी ज़्यादा डिस्टेंस है, प्लूटो और इसके बीच में बात करो तो भैया कुछ भी ना करो कितनी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो प्लूटो अगर इसके सन के बीच की डिस्टेंस की बात करो और खुद प्लूटो की साइज की बात करो, तो ये जो इसकी रेंज ऑफ मोशन है, जो प्लेनेटरी मोशन कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये ऐसे होगा ना, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट कवर करेगा ऐसा, ये जो इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट कवर करवाओगे और इसका खुद का जो साइज होगा वो इसके रेंज ऑफ मोशन से कितना ज़्यादा छोटा है। अज्यूम करो ना, इमेजिन करो, ऐसे सोच लो कि तुम ऐसे स्पेस में हो, एकदम सोलर सिस्टम, बैठे बैठे एस्ट्रोनॉट बन गए, बिना स्पेसशिप पे पहुंच गए, ठीक है, बिना सैटेलाइट के कुछ भी। तो एज्यूम करो तुम देखो साइज, प्लूटो का साइज देखो और वो कितनी दूर है सन से, और फिर भी प्लैनेटरी मोशन हो रहा है, वो अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो भाई उसकी रेंज ऑफ मोशन के कंपैरिजन में उसका साइज कितना छोटा है। एज्यूम कर पाओ तो वो जो उसका साइज अब क्योंकि छोटा है, तो छोटा होने का मतलब क्या है, इस साइज इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इट्स रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन साइज छोटा है, तो इसको मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं, देन वी कैन कंसीडर दैट बॉडी और दैट पार्टिकल टू बी एज द पॉइंट मास। मास का मतलब होता है, बच्चे ही सोचते हैं कि हाँ किसी बॉडी का अगर मास बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, नहीं, कहने का रियल सेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, कि अगर किसी पार्टिकल या बॉडी का साइज उसके रेंज ऑफ मोशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम बोलते हैं कि वो पार्टिकल क्या है, पॉइंट मास है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे पास गाड़ी है ना, डुगडुगी है, डुगडुगी गाड़ी, ठीक, अब इस गाड़ी से तुमको बोल दिया जाए कि तुमको अर्थ का एक चक्कर लगाना है, तो फिर भी एक बार सोच सकते हैं कि हाँ गाड़ी बहुत अच्छी होगी और एक बार में तो लगेगी नहीं। मान लो तुमने 100 किलोमीटर कवर किया, फिर रेस्ट लिया 2 दिन का, है ना, फिर गाड़ी वाली सर्विस कराई, फिर मान लो 300 किलोमीटर ट्रैवल किए, ऐसे कर करके तुम टोटल 4600 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस तुमने कवर कर ली। अप्रॉक्सीमेटली सरकमफ्रेंस अर्थ का इतना बैठेगा ना जब कैलकुलेट करोगे तो 4600 किलोमीटर। तो 4600 किलोमीटर एक बार में तो कवर होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स पॉसिबल। बट अगर मैं बोल दूं इसी कार को उठा के अर्थ से सन तक ले जाओ जरा, कितनी बड़ी डिस्टेंस है, कितना बड़ा रेंज ऑफ मोशन है, तो क्या इस कार के लिए, इस बॉडी के लिए पॉसिबल है इतना बड़ा रेंज ऑफ मोशन कवर करना? नहीं। देन वी कैन कंसिडर दैट दिस कार इज टू बी एज पॉइंट मास, क्योंकि भाई उसका जो रेंज ऑफ मोशन, जिस एक्सपेक्ट में तुम्हें इसको मोशन करवाना है, उसके कंपैरिजन में इसका खुद का साइज बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको कंसिडर करना है पॉइंट मास। ऐसा नहीं किसी को पॉइंट मास बस मान लोगे, तुम देखो उसको किसके कंपैरिजन, तुम किसके कंपेयर कर रहे हो, जिस एस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर पार्टिकल को या बॉडी को या ऑब्जेक्ट को तो मोशन करवाना चाह रहे हो, उस रेंज ऑफ मोशन के कंपैरिजन में उसका खुद का साइज कहाँ बैठ रहा है, बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, तब डिफाइन करोगे पॉइंट मास को। इसी में मास छोटा है तो बोल दे कि हाँ पॉइंट मास, नहीं, गलत हो जाएगा फिजिक्स की लैंग्वेज में ना। क्लियर है? तो प्लैनेटरी मोशन वाला एग्जांपल याद रख लो या इसे कार वाला याद रख लो, तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, ये वाला लाइन जरूर नोट कर लेना, द साइज ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग वेरी वेरी बोलते हैं, हम लोग वेरी वेरी बोल देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो इतना नोट हो गया, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो एक कंक्लूजन और निकाल देते हैं पार्टिकल का, कि जब भी तुम किसी पार्टिकल को एक पॉइंट मास मान रहे हो, whenever you are considering any particle, any object to be a point mass, तो याद रखना उस पॉइंट मास के जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे, यानी जो स्पीड होगी, जो उसकी वेलोसिटी होगी, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, एक्सेलरेशन होगी, सब चीजें एक सेम रेट, एक सेम पेस से चेंज होंगी। ऐसा नहीं कि कोई चीज आधी भाग रही कोई पूरी भागने लग जाए, या कह सकते हो कांस्टेंट ही रह जाएंगे थ्रू आउट द मोशन। अगर किसी पार्टिकल उसको पार्टिकुलर बॉडी को पॉइंट मास अज्यूम कर रहे हो, तो उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट सब कुछ सेम रहेगा थ्रू आउट द होल मोशन, अगर उसको पॉइंट मास कंसिडर करके चल रहे हो तो। क्लियर है? ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना अलग से, या इसको नोट कर लो, तो मैं इसको मिटा लिख देता हूँ यहाँ पे। ब्लैक मार्कर कहाँ गया? ठीक, तो क्या लिख दिया, वेन
we consider any particle to be point mass, then all parts, पहले तो यही, पहले सब चीज़ यही, मैं बोला नहीं, लिख लो, all parts of that body or that particle, of that particle will have same displacement, same acceleration, और बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स है, वेलोसिटी, स्पीड है ना, वो सब सेम रहेगी। अगर किसी पार्टिकल को तुम अगर पॉइंट मास मान रहे हो तो उस पार्टिकल की ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ये एक सर्कल या, हाँ सर्कल ही है, इसका इतना पार्ट मान लो तुम बोल रहे हो कि स्पीड S1 से मूव करने लग गया, इतना पार्ट S2 से मूव करने लगा, इतना S3, ऐसे नहीं होगा। एक पार्टिकल को तुम डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ी मूव करवाओगे। एक जो पार्टिकल है वो ऐसा होल मूव करेगा ना, उसकी जितनी भी रेंज ऑफ मोशन होगी उसमें, ऐसे नहीं बोल दोगे कि हाँ वो S1 S2 S3 अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहा है। कहने का सेंस सही, ये नोट है, याद रखना कि जब भी एक पार्टिकल को कंसिडर करोगे पॉइंट मास, तो सेम एक्सेलरेशन, सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी से पूरी बॉडी मूव होगी। ऐसा नहीं थ्रू आउट द मोशन तुमने बोल दिया कि पार्टिकल यहाँ पे ये था और बीच में भूल ही गया कि पॉइंट मास है, कुछ और मान के तुम अज्यूम करने लग गए। ये कंडीशन एक याद रखना, तो कभी गलती नहीं होगी। क्लियर है? चलो, यही कुछ पॉइंट है, यही मैक्सिमम टॉपिक था, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही था बस, कि अपन क्या क्या देखा, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना, पॉइंट मास, पार्टिकल। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी या नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग जनरली देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या डिफरेंस है, किसको कहा गया, क्यों कहा गया डिस्टेंस है, क्यों कहा गया डिस्प्लेसमेंट है, क्या चेंज है, सब चीज़ें देखेंगे बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो और लोगों तक शेयर कर दो, बाकी जो बच्चे और नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ लें। क्लियर है? चलो, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।